नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ एम लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमें क्या बात करनी है कि जो ब्रिटिश में शासन था 1857 के युद्ध के बाद जब क्राउन के हाथ में आ गया, तो उसके बाद से जो भी चार्टर और अधिनियम वगैरह एक्ट बने वो सब क्राउन रूल के अंदर में आए। और इसका टाइम पीरियड क्या चला 1858 से लेकर 1947 तक का। अब उसमें सबसे पहले शुरुआत क्या हुई ये देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये कब शुरू हुआ? जब 1857 का जो विद्रोह था या सिपाही विद्रोह जिसको हम कहते हैं, वो जब खत्म हुआ उसके बाद ही इसको लाया गया। तो ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको आज़ादी की पहली लड़ाई या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और द सिपाही म्यूटिनिटी या फिर जो सिपाहियों का विद्रोह। द एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस एक्ट को भारत में का अच्छा शासन लाने वाला एक्ट कहा गया। एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एबॉलिश हो गई, मतलब हटा दी गई। एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रिवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रिवेन्यूज टेरिटरीज और गवर्नमेंट की जो पावर्स थी वो सब क्या हुई, ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर कर दी गई। तो द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज, ये जो एक्ट था इसके फीचर्स क्या थे वो देखते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। तो जो मेजेस्टी है वो कौन है? ये जो ब्रिटेन में क्राउन थी एलिजाबेथ, वो उनके नाम से पूरा शासन चलेगा, ये कहा गया इसमें। इट चेंज द डेसिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको इसने वायसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। ही मतलब वायसरॉय वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो जो वायसरॉय था वो सीधा जो ब्रिटिश क्राउन था उसका प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करता था, मतलब उसको एक तरह से जो भी वो कहते थे तो उसको सीधा यहाँ पे लागू कराता था। लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले वायसरॉय इंडिया के बने। पॉइंट 2 कहता है इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए थे, इसको दोनों को हटा करके जो द्वैत शासन चल रहा था इंडिया में, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजस्व देखता था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो हमारा वो व्यापार देखता था। तो ये दोनों का जो डबल गवर्नमेंट चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उसको हटा दिया गया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस अधिनियम में एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया नाम से, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, तो इसमें क्या किया गया कि सारी अथॉरिटी और कंट्रोल जो था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का वो इसके अंदर दे दिया गया कि अब जो भी कुछ है सब इसी को कंट्रोल करना है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। जो सेक्रेटरी होगा तो वो क्या होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होगा। वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और किसके प्रति वो जिम्मेदार होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार रहेगा। इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो सेक्रेटरीट बन रहा था इंडिया के लिए, तो इसमें क्या हुआ, 15 सदस्य थे जो असिस्ट कर रहे थे किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो आगे देखते हैं।
द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, जो काउंसिल जो थी वो सलाह देने वाली बॉडी थी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, जो सेक्रेटरी स्टेट का जो सेक्रेटरी हो रहा था, मतलब इस काउंसिल का जो सेक्रेटरी था वो चेयरमैन भी होता था इस काउंसिल का। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued in India and in England। तो इससे क्या हुआ कि ये हमारे देश में मतलब वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी था, यहाँ पे सारा रिप्रेजेंटेशन यही करता था, सारी पावर्स इसी में थी, और ये भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए एक मध्यस्थता का काम कर रहा था, जो बिचौलिया होता है उसकी तरह काम था। The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। तो इसमें क्या था, इसको इस तरह से देखा गया कि जो हमारे प्रशासन है इसका सुधारक है, और जो भारत सरकार है उसको जो सुपरवाइज किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा वो इंग्लैंड से किया जाएगा। It did not alter any substantial way to weigh the system of government that prevailed in India। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जो गवर्नमेंट था इंडिया में वो क्या चल रही है। तो उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 का। After the Great Revolution of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of their country। तो जब 1857 का विद्रोह हो गया उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि भारतीयों को भी उनके जो मतलब जो भारत है इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन करने का अधिकार भारतीयों के पास भी होना चाहिए। In pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892, 1909। तो इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद में 3 एक्ट पास किए गए। कब कब? 1861, 1892 और 1909 में। The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India। यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे संवैधानिक और पॉलिटिकल राजनीतिक इतिहास का। आगे, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इट मेड अ बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसमें रिप्रेजेंटेटिव हुआ, मतलब जो भारतीय थे उनका भी इसमें रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसमें अपना वो प्राधिकार दिखाएं और इंडियंस के द्वारा भी नियम बनाए जाने लगे। इट दस प्रोवाइडेड दैट द वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एक्सपेंडेड काउंसिल। तो वायसराय को क्या करना था? कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करना था। किस तरह से? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो इसको नॉन ऑफिशियल, जो गैर आधिकारिक सदस्यों की तरह इनको नामांकन करना था। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय जो वायसराय थे नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 3 भारतीयों को उसने, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में नॉमिनेट किया, जिसमें थे राजा ऑफ बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराज, और सर दिनकर राव। तो ये तीनों लोगों को जो 1862 का एक्ट आया था उसके अंदर ब्रिटिश काउंसिल में जगह नॉमिनेशन मिला था। और कौन नॉमिनेट किया? लॉर्ड कैनिंग। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies। जो केंद्रीकरण की बात हो रही थी, It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power। तो जो प्रशासनिक शक्ति थी
को वापस करके बॉम्बे और जो मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनको जो उनकी लेजिस्लेटिव शक्तियां थी वो वापस करके डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। इट thus reserved the centralizing tendency that started from Regulating Act of 1773। तो इससे क्या हुआ कि जो 1773 के एक्ट में केंद्रीकरण करने का मतलब सारी जो पावर्स हैं वो एक ही इंसान के पास, सत्ता के पास रहे, इसको पलट दिया गया। अब तीनों पास जो प्रेसिडेंसीज थी उनको भी अधिकार दे दिया गया। एंड रीच्ड इट क्लाइमैक्स, मतलब ये जो था वो शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कब, 1833 में। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंशियल इन 1937। तो इस पॉलिसी से क्या हुआ कि जो शुरुआत तो यहाँ पे हो गई, लेकिन ये पूरी तरह से कब जो प्रांत थे उनको स्वायत्तता 1937 में मिलने लग गई। इसका जो रिजल्ट हुआ था वो उस समय दिखाई दिया। It also provided for the establishment of new legislative council for Bengal। ये बंगाल के लिए एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए भी बनाई गई, पंजाब के लिए बनाई गई। तो कब कब बनाई गई वो देखते हैं। 1862 में बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए 1886 और पंजाब के लिए 1897 में। It empowered the viceroy to make rules and order for the more convenient transaction of business in the council। तो ये जब वायसरॉय को काफ़ी मतलब पावर दिया गया कि इससे वायसरॉय को पावर मिला ताकि वो नियम बना सके या आदेश जारी कर सके किस अपने काउंसिल के लिए। इट ऑल्सो गिव्स अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। इससे पोर्टफोलियो सिस्टम जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में आया था, इसको भी पहचान मिली। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वायसराय काउंसिल was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final order on behalf of the council on matter of his departments। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम में वायसरॉय किसी को भी इंचार्ज बनाता था एक या उस अधिक डिपार्टमेंट्स का सरकार में, और वो जो इंचार्ज होता था वो ऑथराइज किया जाता था कि वो फाइनल ऑर्डर दे सके किसी भी विभाग का। इट एम्पावर्ड द वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने का पावर मिला विदाउट द कॉन्क्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी के समय में वो अध्यादेश जारी कर सकता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सलाह किए। और जो इस तरह का ऑर्डिनेंस जारी होता उसका जो अधिकतम समय मान्य रहता वो 6 माह रहता। फिर आता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो फीचर्स क्या थे इसके? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या में बढ़ा दिया गया इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। केंद्र और सेंटर की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया, बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। लेकिन जो ऑफिशियल्स लोग थे, जो ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिशर्स की जो संख्या थी उसको हमेशा मेजॉरिटी में ही रखा गया। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। इसने क्या किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर, उसकी जो ताकत में वृद्धि किया या अधिक ताकत उसे दिया, और किस चीज़ का? बजट पे डिस्कशन करने का एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव जो रहते थे उनसे प्रश्न करने का
इसको शक्ति दी गई 1892 में। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेशन किया गया उसका ये जो वायसराय द्वारा किया जाता था, तो उसको किसके रिकमेंडेशन पे करने का वो मिला? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ से एक रिकमेंडेशन पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा वायसराय करता था, और एक और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी अगर रिकमेंडेशन आती थी तो वायसराय वहाँ पे नॉमिनेशन करता था। डेट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स। मतलब मिला जुला के ये हुआ कि नॉमिनेशन जो हो रहा था उस टाइम में, तो वो कहाँ से? एक प्रोविंशियल वालों से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे किया, या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किया। और जो प्रोविंस में करता था उसमें प्रोविंशियल जो होता था मतलब राज्य में, उसको गवर्नर के द्वारा किया जाता था। जो सेंटर में था वो वायसराय करता था, और प्रोविंस में गवर्नर करता था। गवर्नर किसके रिकमेंडेशन पे करता था? जो जिला बोर्ड होते थे, म्यूनसिपालिटी थी, यूनिवर्सिटी थी, ट्रेड एसोसिएशन थे, जमींदार या चैम्बर के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती थी उस पर नॉन ऑफिशियल मेंबर की वो नॉमिनेशन करता था। The act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seat both in the central and provincial legislative. The word election was however not used in this act. तो the act made a limited and indirect provision for the use of election. ये क्या किया? जो एक्ट था उसने कुछ सीमित और मतलब इनडायरेक्ट वे में प्रावधान किया। किसका? इलेक्शन का प्रावधान किया इसने नॉन ऑफिशियल का जो सीट था उसको भरने के लिए। लेकिन इसमें क्या था, जो शब्द इलेक्शन था वो कहीं यूज नहीं किया गया था इस एक्ट में। द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। तो यहाँ पे क्या था कि जो सर्टेन बॉडीज मतलब ये क्या, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, ये लोग मिल करके किसी का एक चुनाव करके यहाँ पे मतलब उसको इलेक्ट करते थे। चुनाव करके इलेक्ट करके उसको नॉन ऑफिशियल को नॉमिनेट कराते थे। उसके बाद जो आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्लियामेंटो रिफॉर्म, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो उस समय सेक्रेटरी थे स्टेट के, और जो मिंटो थे वो उस समय वायसराय थे 1909 में। तो इसके फीचर्स क्या थे? इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की और जो भी थी सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे, उसमें इसकी जो साइज थी उसको बढ़ा दिया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60। 16 से पहले उसमें 16 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जब 1909 का रिफॉर्म आया, सुधार आया, तो उसमें 60 सदस्यों को कर दिया गया कि अधिकतम इसमें अब 60 सदस्य हो सकते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाज नॉट यूनिफॉर्म। तो जो लेजिस्लेटिव राज्यों के अंदर में था, केंद्र के लेवल पे नहीं, केंद्र में तो 60 कर दिया गया, और जो राज्यों में था वो यूनिफॉर्म नहीं था, वो घटता बढ़ता रहता था। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। इसमें क्या हुआ कि इसने ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो सेंटर में हमेशा बने रहने दिया, और जो नॉन ऑफिशियल थे उनकी मेजॉरिटी स्टेट में बनी रही।
जो राज्य थे उसमें नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी ज़्यादा रही, और सेंटर वाले में जो ऑफिशियल्स थे मतलब अंग्रेज लोग थे उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा कर दी गई। इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल। इसने जो मतलब शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि की, दोनों ही लेवल पे काउंसिल की, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट एंड सो ऑन। तो इसमें जो सदस्य थे उनको जो शक्तियों में बढ़ावा दिया गया उसमें क्या क्या था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं या रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं बजट पे, या इसी तरह से जो अन्य काम। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। इसमें क्या हुआ, भारतीयों के साथ एसोसिएट करके मतलब उनके साथ गठबंधन करके विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर, जो वायसराय और गवर्नर की जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें इंडियंस और अंग्रेजों का एसोसिएशन किया गया, गठबंधन हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले ऐसे भारतीय थे जो कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें अपॉइंट किए गए थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, वो कानून अधिकारी के रूप में वहाँ पे अपॉइंट हुए थे। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स। तो इससे क्या हुआ, एक संप्रदाय का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा मुस्लिमों के लिए, जो मुस्लिम संप्रदाय था उसका एक प्रतिनिधित्व हुआ बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। एक अलग निर्वाचन मंडल की बात को एक्सेप्ट करके इसमें मुस्लिमों के लिए बढ़ावा मिला। तो इसमें क्या हुआ, द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर। तो जो एक ये इसमें मतलब हुआ ये कि जो मुस्लिम मेंबर थे उसको मुस्लिमों के द्वारा ही, मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही चुना जाएगा। दस द एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म। इस एक्ट से क्या हुआ, संप्रदाय को लीगल किया गया, संप्रदायवाद को लीगल किया गया। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। जो लॉर्ड मिंटो थे इस वजह से जो संप्रदाय निर्वाचन था उसका फादर मतलब पिता कहा गया या जनक कहा गया भारत में। जो मैं हिंदू हूँ तो हिंदू मेरे को वोट देगा, इस या मुस्लिम हूँ या सिख हूँ तो मेरे को सिख वोट देगा। इस बात को क्या हुआ कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही शुरुआत किया गया जिसमें संप्रदायों का जो निर्वाचन हो रहा था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। तो इससे क्या हुआ, एक इन लोग मतलब ये जमींदार, यूनिवर्सिटीज़ या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य या प्रेसिडेंसीज कॉरपोरेशन के जो भी सदस्य थे इनके लिए भी एक अलग से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में। तो ऑन अगस्त 20, 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम that its objective was the gradual introduction of responsible government in India। तो 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार कहती है कि उनका मतलब पहली बार उनका ऐसा ऑब्जेक्टिव आया कि हम क्या चाहते हैं कि ये ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, जो भारत में एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण हो। ये बात उन्होंने पहली बार उनके सामने आई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 was thus enacted which came into force in 1921। तो ये क्या था, ये 1919 में बना लेकिन कब लागू हुआ, 1921 में लागू हुआ। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी थे स्टेट के और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे इंडिया के। फीचर्स इस एक्ट के क्या हुए, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय
demarcating and separating the central and provincial subject। इसमें जो विशेष सूची हम देख आज के समय में समवर्ती सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची, ये सब देखते हैं, तो ये उस टाइम में 1919 के रिफॉर्म में आया और इसमें केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग सब्जेक्ट मतलब सूची बनाई गई। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर अथोराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो दोनों को जो भी सब्जेक्ट मतलब सूची में जो भी उनको अधिकार दिए गए थे उसी के ऊपर वो सिर्फ अपने नियम बना सकते थे। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। तो इसमें जो गवर्नमेंट था वो अभी भी सेंट्रलाइज था और यूनिट मतलब एक ही जगह पे टिका हुआ था। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। अब इसमें भी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको दो भाग में बांटा गया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व में। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। जो ट्रांसफर्ड थे उसको क्या करना था, गवर्नर के द्वारा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलना था, जो कि गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जिम्मेदार मंत्री हैं उनके सलाह पर गवर्नर को इसको चलाना था। द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या कहा गया कि जो रिजर्व, पहले तो ट्रांसफर देखिए, ट्रांसफर्ड वाले में क्या है, जो भी मतलब दोनों तो चलाएगा गवर्नर ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो गवर्नर क्या करेगा, जो उसके मंत्री हैं उसकी सलाह पे करेगा तब वो ट्रांसफर्ड होगा। और अगर बिना सलाह लिए ही अगर कोई भी चीज़ करता है या नियम बनाता है सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में सलाह मशवरा करके, तो वो रिजर्व में आएगा। द डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरची। अब डायरची जो डबल स्कीम होती है इसको डायरकी कहा जाता है। डायरकी क्या है? अ टर्म डिवाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाई और आर्की विच मीन्स डबल रूल। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये अनसक्सेसफुल रहा। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। इससे क्या हुआ, पहली बार सीधा निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ भारत के अंदर। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय द बाइकैमरिकल लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस। अब इसमें द्विसदन वाली व्यवस्था भी की गई। तो इसमें जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको किसके द्वारा हटाया गया, बाइकैमरिकल लेजिस्लेटिव, जिसमें क्या था, एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और एक लोअर हाउस लेजिस्लेटिव मेंबर्स का सदन बनाया गया। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। अब इसमें क्या थे, अधिकतर जो मेंबर्स थे वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते थे। इट रिक्वायर्ड दैट 3 of 6 members of the Viceroy Executive Council other than the Commander in Chief were to be Indian। अब जो 6 मेंबर्स होते, मतलब शुरुआत में क्या था कि वायसराय की कमेटी में 6 सदस्य होने चाहिए। सॉरी ये थोड़ा प्लेन वगैरह का प्रॉब्लम है। शुरुआत में क्या था, जो वायसराय था उसके पास 6 सदस्यों का एक कमेटी होता था जिसमें एक कमांडर इन चीफ भी होता था। तो अब ये 6 सदस्यों में से एक कमांडर इन चीफ को हटा करके, मतलब जो बचे 5 हैं उसमें से 5 में से 3 जो होंगे वो भारत के मेंबर होंगे। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट for 6 Indian Christian, Anglo-Indian and European।
तो इससे क्या हुआ, अलग अलग धर्मों के लिए रिप्रेजेंटेशन मिला, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रखा गया जो संप्रदाय के ऊपर निर्भर रहता था। It granted franchisee to a limited number of peoples to on the basis of property tax and education। तो इसने क्या किया, फ्रेंचाइजी दी कुछ गिने चुने लोगों को, जो कि किस बेसिस पे था, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन पे। It created a new office of the High Commissioner for India in London। जो लंदन में इसने एक नया ऑफिस हाई कमिश्नर का खोला भारतीयों के लिए लंदन में। एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस hitherto performed by the Secretary of State for India। तो इसको कुछ कार्य दे दिए गए जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था भारत में। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे क्या हुआ, जो ये चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है तो इसमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई। हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी स्थापना कब हुई, 1926 में हुई। किस लिए, जो सिविल सर्वेंट है इनकी रिक्रूटमेंट के लिए। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनेक्ट देयर बजट। इसमें क्या हुआ कि जो सेंटर का बजट था उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और प्रोविंशियल जो राज्य थे उनको अपना अलग बजट बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट वर्किंग आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। जब ये लागू हुआ तो उसके 10 सालों के बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इसके बारे में जांच करेगी और एक रिपोर्ट पेश करेगी।